वेलकम टू फिजिक्स विद अनीश। तो यूनिटरी मेजरमेंट का पार्ट 2 लेके आए हैं आज। देखते हैं आगे क्या क्या है। पिछले वीडियो में हम सब डायमेंशन क्या है बस यहां तक पढ़े थे। चलिए आज हम थोड़ा सा आपको डायमेंशन निकाल के बताते हैं। कुछ जनरल क्वांटिटी का संभव तो नहीं है कि पूरे फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशन आपको अभी निकाल के दिखाएं, और जब PYQ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जितना ज्यादा फॉर्मूला फिजिक्स का जानते हैं उतना बढ़िया आप डायमेंशन पढ़ सकते हैं। अगर आपका फॉर्मूला ही नहीं पता है तो कोई फायदा नहीं, हम कितना भी पढ़ा दें आप भूल जाएंगे, है कि नहीं? ओके, कुछ जनरल चीज का और कुछ इंपॉर्टेंट का है। सबसे पहले जनरल डायमेंशन देख लीजिए। मान लीजिए हम बात करते हैं सबसे छोटा चीज लेंथ का, तो हम बता ही चुके एरिया का, ठीक है, एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू बीट। तो आप यहां से डायमेंशन इसका निकाल सकते हैं। लेंथ का भी एक L और बीट का भी एक L, तो L का कितना कर देंगे? L का 2। ये हो गया किसका डायमेंशन? एरिया का। साथ साथ यूनिट भी आप यहीं से करते जा सकते हैं। अगर यूनिट करोगे, यूनिट क्या होगा? लेंथ का भी मीटर, बीट का भी मीटर, तो क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर। इसी तरह से वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ, बीट, हाइट, इसका डायमेंशन। लेंथ के लिए L लिखेंगे, ये भी एक टाइप का लेंथ, बीट भी एक टाइप का लेंथ है, हाइट भी एक टाइप का लेंथ है, तो लेंथ का कितना पावर लिखते हैं हम? 3। ये वॉल्यूम का डायमेंशन। यूनिट क्या लिखेंगे? और जब भी हम यूनिट बोलते हैं तो मेरा यूनिट से मतलब SI यूनिट। यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। अगर डेंसिटी की पूछ दे, डेंसिटी का क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। मास के लिए आप क्या लिखते हो? डायमेंशन कैपिटल M। वॉल्यूम का भी क्या निकल के आया है? L का 3। और इसको जब आप सॉल्व करके लिखोगे तो बताए थे कि अगर न्यूमरेटर में है तो पावर पॉजिटिव में लिखना, और अगर डिनोमिनेटर में है तो पावर नेगेटिव में लिखना। यहाँ L का पावर क्या लिख दोगे? L का पावर -3। इसी तरह से मान अगर आपको स्पीड या वेलोसिटी का पूछ दे, दोनों का एक ही होता था, हम स्पीड का निकाल देते हैं। कुल मिला के बात यह है कि अगर आपको फॉर्मूला पता है तभी आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो स्पीड का क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक तरह का लेंथ है, और टाइम तो आप जानते हो T लिख देंगे। जब आप इसको सोल्व करोगे, या स्पीड का है तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्पीड का नोटेशन भी है, और ऐसे बिग ब्रैकेट के अंदर बंद करोगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा डायमेंशन ऑफ स्पीड L/T। इसी को जब आप सोल्व करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा? LT का पावर -1। इसी तरह से अगर एक्सेलरेशन का निकालना हो तो एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला आपको आना चाहिए। क्या जानते हैं? इक्वल टू V/T या चेंज इन V/T, है ना, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अभी हम चेंज इन के चक्कर में नहीं पढ़ रहे, बस V/T। अगर आप इसका डायमेंशन लिखोगे तो V के लिए अभी जस्ट निकला कितना? LT -1, तो ऊपर लिख देते हैं LT -1, और नीचे कितना? एक टाइम है, तो T सोल्व करोगे कितना आ जाएगा? LT -2। और भी थोड़ा कुछ देख लेते हैं जनरल फोर्स, या इसके पहले आप सब मोमेंटम जानते हैं। और ये जनरल डायमेंशन लेने के पीछे मकसद ये है कि इन सभी चीजों का आप फॉर्मूला अच्छे से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 9th में वेलोसिटी नहीं पढ़े, स्पीड नहीं पढ़े, एक्सेलरेशन नहीं पढ़े, सब कुछ पढ़े। तो जनरल मेरा कहने का मतलब यही है कि जो फॉर्मूला आप अंडर 9th या अंडर 10th आप पहले से जान रहे हैं, हम उसी के बारे में बात करेंगे। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अब इसका आगे जब आप मोमेंटम का लिखोगे, मोमेंटम को पीछे डिनोट कर देते हैं, मोमेंटम का जब आप डायमेंशन निकालोगे तो मास के लिए M लिख लेना, और अभी जस्ट पिछले पेज पे बताए हैं वेलोसिटी का कितना? LT -1, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया? अच्छा, बार बार बोलने को हम सब डायमेंशन बोल देते हैं, ये डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। ये क्या है? ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। डायमेंशन तो इसके पावर को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ जो पावर है ना, M का पावर 1, L का पावर 1 और T का पावर -1, ये डायमेंशन है। इस पूरे फॉर्मेट को बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, अगर फोर्स की बात करें, फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए क्या लिखेंगे? M। एक्सेलरेशन अभी जस्ट पिछले पेज पे आया कितना? LT का पावर -2। ये आवाज तो सिखा रहा है, ठीक। चलिए, बाहर कुछ शोर हो रहा है, उसको इग्नोर कीजिएगा। LT -2। और यही सेम फंडा आपको अपनाना है जब आप किसी चीज का यूनिट भी निकालें तब भी। अगर आपको फोर्स का यूनिट निकालना है तो जनरल तो आप पढ़ते होंगे कि फोर्स की डिस्कवरी, फोर्स का यूनिट
न्यूटन होता है, लेकिन जब आप यहां से भी चाहो तो एक यूनिट निकल के आता है। ये कौन सा सिस्टम, इसको आप बोल लो एमकेएस सिस्टम या सीजीएस या एसआई सिस्टम में निकल के आ जाता है आपका यूनिट। जैसे अगर मास है तो इसके लिए क्या लिखोगे, केजी। लेंथ है तो क्या है, लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में। टाइम है तो क्या लिखेंगे, सेकेंड है, तो यही हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसका यूनिट, फोर्स का। इसी को आप लोग न्यूटन भी बोलते हैं। मोमेंटम का भी इसी तरह से निकाल सकते हैं यूनिट। अगर यूनिट निकालने का हो तो क्या करेंगे, मास है केजी लिख दीजिए, लेंथ है मीटर लिख दीजिए, सेकेंड टाइम है सेकेंड लिख दीजिए -1। तो इस तरह से आप यूनिट भी निकाल सकते हैं, डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक चीज और है, प्रेशर। प्रेशर भी आप सब पढ़ चुके हैं। थ्रस्ट तो यही हो गया, जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है उसी को हम सब थ्रस्ट भी बोल देते हैं, तो थ्रस्ट का मत सोचिए। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया, फोर्स, फोर्स का अभी तुरंत निकालें, देख लीजिए यहाँ पे mlt -2, mlt -2, और नीचे एरिया, एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर। इसको चाहो तो l का पावर 2 लिख दो, अभी पिछले पेज पे बता भी दिए हैं। अब इसको सॉल्व करना एक सिंपल बात है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जैसे आप मैथ सॉल्व करते हो वैसे कर लेना। m l का पावर ऊपर 1 है नीचे 2 है, ऊपर नीचे वाला पावर ऊपर ले जाएगा, क्या होगा -2, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो l का पावर -1। इसको आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ऐसे तो जानते होंगे, लेकिन चलिए हमारा फर्ज लिख देना, a का पावर n डिवाइडेड बाय a का पावर n, तो इसको क्या लिखेंगे, a का पावर m माइनस n, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है नीचे वाला पावर। ये हो गया पावर ऑफ लेंस का। इसमें जितने सारे फॉर्मूले हैं सब के सब कहीं ना कहीं लेंथ से रिलेटेड है, तो आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट में इलेक्ट्रिसिटी हो गया। थोड़ा सा चलते हैं, मूव करते हैं मैग्नेटिज्म में। मैग्नेटिज्म में सबसे पहला चीज आप पढ़े थे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, और ये सब ये 10th में है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को हम सब बी से डिनोट करते थे। कैसे बनाएंगे, सिंपल तरीका, फॉर्मूला आपको पता होगा, F इक्वल टू, हालांकि हो सकता है ये 10th वाले को ज्यादा नहीं पता, लेकिन इतना पता होगा, F इक्वल टू क्यू भी बी। अगर आप यहां से B यानी मैग्नेट, इसी को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यही है। B का फॉर्मूला निकाल के आएंगे तो कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड F डिवाइडेड बाई Q इंटू B, और इसका आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों, हमको पहले से फोर्स का पता है और हमको पहले से चार्ज का और वेलोसिटी का पता था, हम इजीली निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो जाएगा, फोर्स के लिए अभी तुरंत निकाल के रखे हैं mlt -2, चार्ज का अभी तुरंत निकला था a इंटू टी, और वेलोसिटी का lt -1, वेलोसिटी का lt -1। अब इसको अगर आप सोल्व करना जानते हैं, मैथमेटिक्स से कुछ नहीं है। m l देखा जाए तो देखिए, एक l यहाँ पे है, एक l यहाँ पे, काट दिए, l का काम खत्म। लिखो या मत लिखो, चाहो तो आप l का पावर 0 लिख देना। t इसी तरह से देखो, एक यहाँ पे t का पावर 1 है, यहाँ t का पावर -1 है, खत्म हो गया। तो t कितना बचा, -2। a नीचे है, पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे -1, यानी कि m t का पावर -2 और a का पावर -1, किसका हो गया डायमेंशन, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप मैग्नेटिक फोर्स का निकालने लगो, जितने भी तरह के फोर्स होंगे सबका सेम, जितने भी तरह का एनर्जी सबका सेम, ठीक है। हाँ देखिए, एनर्जी याद आ गया, एनर्जी 9th में आया था। एनर्जी कौन सा एनर्जी आपको आया था, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो आप किसी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप इतना याद रखना कि किसी भी तरह का एनर्जी हो, किसी भी तरह का हीट हो, किसी भी तरह का वर्क हो, इन सबका सेम ही होता है, तो आप वर्क वाला डायमेंशन ही लिख सकते हैं, ठीक है। यानी एनर्जी का पूछ ले, और एनर्जी में कोई भी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, किसी भी तरह का काइनेटिक एनर्जी या किसी भी तरह का पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी तरह का इंटरनल एनर्जी, इन सब का क्या हो जाएगा, वही जो आप एनर्जी का लिखते हैं। एनर्जी का कितना लिखे थे, ml2 t का पावर -2, यानी वर्क के बराबर, ठीक है। और सबका यूनिट भी जूल होता है, ये भी याद रखिएगा, सबका यूनिट जूल। कभी कभी आपको क्या करेगा कि एग्जैक्टली फिजिकल क्वांटिटी ना पूछ के आपको कोई यूनिट दे देगा, बोलेगा इसका डायमेंशन बताइए, तो यूनिट से भी डायमेंशन आपको मूव करे। जैसे बोलेगा कैलोरी का बताइए, कैलोरी का वही होगा जो एनर्जी का होगा, जो वर्क का होगा, ठीक है। चलिए, यही सब था। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखना है, जैसे कोई नंबर हो, कोई भी नंबर हो सकता है, 2 4 5 6, इस नंबर का डायमेंशन होता ही नहीं है, नंबर डायमेंशनलेस होते हैं, ठीक है। नंबर क्या होता है, डायमेंशनलेस। जब भी कभी डायमेंशनलेस बोलते हैं, इसका मतलब
साधारण तौर पर हम 3 क्वांटिटी लेके चलते हैं, मास, लेंथ और टाइम, तो उसी को यूज करेंगे। मतलब मास का भी पावर 0, लेंथ का भी पावर 0 और टी का भी पावर 0, यानी मास का भी डायमेंशन 0, लेंथ का भी डायमेंशन 0 और टाइम का भी डायमेंशन 0, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डायमेंशन लेस। और डायमेंशन लेस में इतना ही होता है, ऐसा नहीं आप सातों क्वांटिटी लिख के सबका पावर 0 लगाने लगो, ठीक है। पुराने जितने सारे सिस्टम थे, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, ये सब क्या है, मास, लेंथ और टाइम को कंसीडर करके चलने वाले सिस्टम थे। तो इस तरह से नंबर का किसी भी तरह का रेशियो हो, ठीक है ना, रेशियो हो, रेशियो का भी क्या हो जाएगा, रेशियो का भी डायमेंशन 0 हो जाएगा, सॉरी रेशियो भी डायमेंशन लेस हो जाएगा, और इसका भी डायमेंशन यही लिखेंगे, एम का पावर 0, एल का पावर 0 और टी का पावर 0। अच्छा, इसका मतलब बहुत बच्चे के दिमाग में ये हो जाता है कि सर इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी भी तरह का कांस्टेंट का डायमेंशन हो जाएगा, सॉरी किसी तरह का कांस्टेंट अगर हम कंसीडर करते हैं तो कांस्टेंट डायमेंशन लेस हो जाएगा। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कांस्टेंट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट, और दूसरे होते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा नाम पे, डायमेंशनल और एक है डायमेंशनलेस। तो अगर बात करें डायमेंशनलेस कांस्टेंट की, इसमें तो इसके नाम से ही पता चलता है डायमेंशनलेस है, तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है, तो इसका वही लिखेंगे, एम का 0, एल का 0 और टी का पावर 0। जबकि डायमेंशनल कांस्टेंट के डायमेंशन होते हैं, कुछ आप जानते होंगे। एग्जांपल के तौर पे कौन कौन है डायमेंशनल कांस्टेंट, जैसे जी, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका होता है डायमेंशन। उसके बाद कूलम्स कांस्टेंट, परमिटिविटी, परमिबिलिटी, ढेर सारे हैं, ठीक है, गैस कांस्टेंट, ऐसे ढेर सारे मिल जाएंगे आपको जो सबका डायमेंशन होता है, ठीक है। अब जनरल डायमेंशन देखने के बाद हम देखते हैं कि इस डायमेंशन का यूज कहां कहां होता है ना। सबसे पहला यूज आप देखिए कि किसी भी फॉर्मूला का करेक्टनेस चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला कहने का मतलब मेरा फिजिकल रिलेशन, ठीक है, फॉर्मूला तो हम सब बोलते हैं, उसका क्या नाम होता है, फिजिकल रिलेशन। उसका वो रिलेशन सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है, चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि चेक करेंगे कैसे। सिंपल तरीका है, जो भी LHS में रहेगा रिलेशन में वो देख लेना है, जो भी RHS में रहेगा वो देख लेना है, दोनों का डायमेंशन निकाल देना है। अगर दोनों का डायमेंशन सेम हो गया तो बोलेंगे कि ये रिलेशन क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, बहुत लोग इसको बोल देते हैं कि ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल है, नहीं है, ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल नहीं है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल होता है कि चाहे रिलेशन में कितने भी पार्ट हैं, कितने भी टर्म है, सारे टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए, वो है। अभी आगे उस पर बात करेंगे, ठीक है। LHS RHS क्या होता है, दोनों बराबर। तो हम लोग इसकी बात कर चुके हैं, करेक्टनेस चेक कैसे करेंगे हम किसी भी गिवन रिलेशन का, ठीक है। इस पे काफी एग्जांपल दिया जा सकता है, एग्जांपल देते देते थक जाएंगे, कोई फायदा नहीं इसमें। चलते हैं सेकंड पॉइंट, जो कि है क्या ड्राइव करना है, रिलेशनशिप। किसी भी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप आपको ड्राइव करने के लिए आना चाहिए। इसका हम थोड़ा सा एक एग्जांपल भी आपको बता दे रहे हैं। एक एनसीईआरटी के अंदर भी आपको मिल जाएगा, एक रिलेशन डेरिवेशन किया हुआ है, T इक्वल टू 2π√LG का, ठीक है। इसका ये क्या है, टाइम पीरियड है किसी भी सिंपल पेंडुलम का। अब देखिए ध्यान से इसमें, और इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसका जो ड्रॉबैक है क्या है, कि हम सब कुछ तो निकाल लेते हैं, कांस्टेंट टर्म का पता ही नहीं चलता है कि अगर करेक्ट होता है कोई भी डायमेंशनली कोई भी फिजिकल रिलेशन, तो उससे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो करेक्ट हो गया तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका गिवन रिलेशन करेक्ट ही होगा, वो इनकरेक्ट भी हो सकता है। हाँ, अगर वो इनकरेक्ट आ जाए डायमेंशनली तो इतना कंफर्म है कि वो गिवन रिलेशन इनकरेक्ट ही है, ठीक है। चलिए, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कुछ नहीं, आपको दोनों तरफ का डायमेंशन देखना है। ये क्या है, ये टाइम पीरियड है किसी भी सिंपल पेंडुलम का। हम एक सिंपल से आपको यहाँ पे बना देते हैं डायग्राम, ये है। अब देखो, ये कुछ ना कुछ स्ट्रिंग का लेंथ है, ये इसका कुछ ना कुछ मास होगा, और इसको नीचे की तरफ ग्रेविटी खींचेगी, ठीक है। इतना समझते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो जो भी इसका टाइम पीरियड है किसके ऊपर डिपेंड करता है, या तो मास के ऊपर करेगा, या तो लेंथ के ऊपर करेगा, या तो जी के ऊपर करेगा। यही तीन चीज है ना। अब कितना किसका क्या डायमेंशन है, किसका कितना पावर है नहीं मालूम, तो हम कुछ मान लेते हैं। लेट से इसका पावर x मान लेते हैं, इसका पावर y मान लेते हैं, और इसका पावर z मान लेते हैं। सिंपल सा बात है।
कुछ नहीं करना है, ये टाइम है। आपको अगर ये प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कांस्टेंट लिखोगे, सब बात आप जानते हो, हम यहीं पे काट के लिख दे रहे हैं। ये प्रोपोर्शनल अगर हम हटा दिए तो एक कांस्टेंट लिख देंगे, सिंपल है। अब देखिए अगर आप इस टी का डायमेंशन लिखेंगे तो टी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो m तो है नहीं, तो m का पावर 0, l का पावर भी 0 और टाइम है तो टाइम का पावर 1 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके बाद इधर मास है, मास का क्या लिखते हैं, कैपिटल M, इसका पावर कितना है x, लिख के छोड़ दीजिए। l भी है, l क्या है, एक स्ट्रिंग का लेंथ है, तो l का डायमेंशन l ही होगा और इसके ऊपर पावर कितना लगा दे y। अब g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एक्सेलरेशन का हम आपको डायमेंशन बता चुके हैं। एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना आया था, lt-2, यही आया था। तो यहां जब हम लिखेंगे lt-2 तो इसका पावर कितना हो जाएगा z। अब आप इसको अच्छे से देखो, इस पूरे राइट साइड को, तो m का पावर कितना निकल के आएगा x, l का पावर यहाँ y है यहाँ z है, तो टोटल l का पावर कितना हो जाएगा y प्लस z हो जाएगा। और अगर टाइम का पावर करें तो इधर तो देखो है नहीं, बस यहाँ -2 और z पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या लिखे -2 इंटू z, ये लिख दिए। अब आप LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन जब आप इक्वेट करोगे तो आपको मिल जाएगा कि x कितना होगा, y कितना होगा और z कितना होगा। देखो अगर आप मास का डायमेंशन इक्वेट करते हो तो इधर देखो मास का पावर कितना है x और उधर क्या है m का पावर 0, तो 0 लिख दिए। अच्छा, इसके आगे अगर लेंथ का इक्वेट करते हो पावर, तो लेंथ का पावर कितना है y प्लस z और उधर देखो लेंथ पे कितना है 0, तो यहां लिख दिए 0। तीसरा देखिए टाइम का इधर पावर कितना है, t का पावर है -2z और उधर कितना है 1, तो यहां से इसको जब आप सोल्व करोगे तो z की वैल्यू कितनी -1/2। जब आप इसमें लेके रख दोगे वैल्यू तो देखो y प्लस z की वैल्यू -1/2 इक्वल टू 0, और यहां से जब माइनस है राइट साइड जाएगा तो इसको प्लस लिख देंगे, कितना हो जाएगा y इक्वल टू 1/2 और x 0। जब आप x y और z सबका पावर आप ला के रखोगे इस इक्वेशन को, लेट्स से हम इसका कुछ इक्वेशन 1 मान देते हैं। जब आप x y z तीनों का वैल्यू जब आप इस इक्वेशन में रखोगे तो इक्वेशन 1 क्या बनेगा, t इक्वल टू कोई कांस्टेंट होगा k, m का पावर x है तो x की जगह पे क्या लिखेंगे 0, l का पावर y है और y कितना आया है देखिए ध्यान से, सॉरी स्मॉल l लिखना था, कैपिटल लिख दिए। l का पावर y है तो कितना लिख दें 1/2, और g का पावर z है तो क्या लिख दें -1/2। इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, तो ये देखो m को तो भूल ही जाओ क्योंकि m का कोई पावर बचा नहीं, 0 हो गया। l का पावर कितना है 1/2 और g का पावर -1/2 है, तो g को नीचे लाके जब पावर लिखेंगे कितना हो जाएगा 1/2। अब ये दोनों का पावर 1/2 है तो एक साथ लिख दो इसको, क्या लिखें l/g का पावर 1/2, और इसी को हम सब लिख सकते हैं k और l/g का रूट ओवर। तो देखो यहां क्या ड्राइव होके आया, यहां ड्राइव होके आया कि t इक्वल टू k रूट ओवर l/g। देखो इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में एक खास अंतर है कि जो रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो तो हमको दिख रहा है सेम, अगर आप दोनों को इक्वेट करो तो l/g इसमें भी है और l/g इसमें भी है, और इन दोनों को जब इक्वेट करोगे तो पाओगे कि जो कांस्टेंट है कितना है 2π, लेकिन ये कांस्टेंट तो हमको इस डेरिवेशन में पता नहीं चला। तो ये जो रिलेशन को डिराइव करने वाला जो तरीका है कि एक यूज ये भी है डायमेंशन का कि हम किसी भी फिजिकल रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं, इसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि हम कांस्टेंट टर्म निकाल ही नहीं सकते। और भी कुछ है, अगर फॉर्मूला अगर एडिशन में है कुछ टर्म मिल के आता है, जैसे b इक्वल टू यू प्लस 80 9th में पढ़े होंगे, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पढ़े होंगे, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2s, तो ये सब रिलेशन आप यहाँ से डिराइव नहीं कर सकते। यहाँ सिर्फ आप वही डिराइव कर सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए, वो भी अगर इसमें आप देखो तो हम इक्वेट करते हैं x y और z, तो इसमें अगर 3 से ज्यादा कोई क्वांटिटी इन्वॉल्व है फॉर्मूले के अंदर तो उसको निकालना भी काफी टफ पड़ जाएगा, मैक्सिमम आप 3 तक निकाल सकते हैं। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी इसका यही है, ठीक है। देखिए अभी तो हुआ कांस्टेंट वाला, कुछ ऐसा फॉर्मूला है जो आपको डायरेक्ट एकदम एग्जैक्टली सही मिल जाएगा, उसमें कोई भी गलती नहीं होगा। जैसे अब आप पढ़े F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हम जानते हैं, ठीक है, ये हम जानते हैं पहले से।
अगर हम फोर्स के बारे में सोचें तो सिंपल सा बात होता है कि फोर्स क्या है, कभी अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास होगा और ये अपने जगह से कुछ ना कुछ डिस्प्लेस होगा। डिस्प्लेस होने का मतलब ये हुआ कि उसकी वेलोसिटी जीरो से कुछ बढ़ेगी। मान लेते हैं जीरो से बढ़ के कुछ हो गया भी, यहाँ इनिशियली मान लो रेस्ट पे है, आप चाहो तो यू भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यही बढ़िया है, ठीक है। यहाँ अगर इसका स्पीड यू रहा, स्ट्रेट लाइन की बात करें तो स्पीड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर भी हो जाए तो वेलोसिटी चेंज हुआ और कुछ टाइम लगा होगा यहाँ तक, ऑब्वियस सी बात है यहाँ एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है। अब मान लो कि हमको ये बात नहीं पता है कि मास का पावर कितना है, एक्सेलरेशन का पावर कितना है, तो रिलेशन पहले से हम सब पावर रखते तब पता है ना। तो अगर हम इसको ऐसे लिखते तो क्या लिखा जाता कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मास के, और एक्सेलरेशन के चाहो तो आप वेलोसिटी चेंज और टाइम पे लिख लेना, सिंपल समझाने के लिए कर रहे हैं। अब इसका पावर मान लो हमको नहीं पता है, ठीक है, नहीं पता है तो हम एक्स और वाई मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी वही काम करना है, प्रोपोर्शनल हटाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा तो हम लिख सकते हैं एफ के, एफ इक्वल टू के, एम का पावर एक्स और ए का पावर वाई। अब इक्वेशन अगर दोनों तरफ डायमेंशन इक्वेट करें तो फोर्स का डायमेंशन हम जानते हैं, तो एम एल टी माइनस टू, और इधर क्या लिखेंगे, के का तो कुछ होगा नहीं, मास का डायमेंशन मास ही लिख देते हैं, एम ही लिखेंगे तो पावर एक्स लगा दे रहे हैं, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू, यहाँ पे वाई। जब आप इसको सोल्व करोगे तो मास का पावर इधर एक्स आएगा, लेंथ का पावर वाई आएगा और टाइम का पावर माइनस टू वाई आएगा। अब इधर देखो, इधर मास का पावर कितना, इधर मास का पावर एक है, लेंथ का पावर एक है और टाइम का पावर माइनस दो है। इक्वेट करो, जब आप मास का डायमेंशन इक्वेट करोगे दोनों तरफ तो मास का डायमेंशन x है, इधर इधर 1 है तो x इक्वल टू 1। जब आप लेंथ का इक्वेट करोगे तो y इक्वल टू निकल के क्या आएगी 1, और जब आप टाइम के लिए इक्वेट करोगे तो 2y इक्वल टू माइनस टू, माइनस छूट गया था माइनस टू, तो इसको भी सोल्व करोगे तो वही आएगा y इक्वल टू 1, यहाँ भी y इक्वल टू 1, यहाँ x इक्वल टू 1 है। कुल मिला के बात ये पता चला कि x इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू भी 1 है। जब आप यहाँ ला के रख दोगे इसमें तो देखो क्या हो जाएगा, f इक्वल टू मास का पावर 1 और एक्सेलरेशन का भी पावर 1 और यहाँ एक के। याद करो जब आप न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़े हैं, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें यही रिलेशन आता है, एफ इक्वल टू के एम ए, और बाद में इसको सिंप्लिसिटी के लिए बोलता है कि इन एसआई यूनिट हम के इक्वल टू 1 यूज कर लेते हैं। और तभी ओरिजिनल फॉर्मूला यही आया था, क्योंकि वहां आपको याद भी होगा, हम थोड़ा सा याद दिला देते, क्या था, फोर्स प्रोपोर्शनल डीपी बाई डीटी, यही था ना। और सोल्व करके इसको वही आता है एफ इक्वल टू के एम में, यही आता है ना। चलिए, तो इस तरह से और भी है, काफी रिलेशन निकाला जा सकता है। फॉर्मूला अभी कहीं कहीं तो फिजिक्स में ऐसा है कि हम इसी इंपेरिकल फॉर्मूला का ही इस्तेमाल करके काफी रिलेशन ड्राइव भी करते हैं। देखते हैं आगे क्या क्या आता है, अभी हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, इस पे काफी भर भर के सवाल है। बस आपको यही होना चाहिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड का डायमेंशन को इक्वेट करने के लिए आना चाहिए। अगर इक्वेट नहीं कर पाए तो परेशानी हो जाएगी। और इसीलिए इसका ड्रॉबैक है कि अगर 3 से ज्यादा क्वांटिटी है तो इक्वेट तो कर लोगे, लेकिन मल्टीपल इक्वेशन मिलेगा कितना सोल्व करोगे, हार्डली। अभी आप लोग 2 तो सोल्व करके आए हैं, इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, यही था ना। हाँ, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल आप सोल्व करके आए हो। अभी आपको क्या होगा, 3 वेरिएबल मिलेगा तो 3 इक्वेशन मिलेगा। अब कहां से सोल्व करोगे, इतना 3 में ही काफी परेशानी है, किस तरह से कर पाओगे। 4 अगर हो गए तो इसमें आप 3 से ज्यादा अगर फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है तो परेशानी है। अब करने का तो करोगे लेकिन इतना टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखें ध्यान से, इसके बाद तीसरा जो इस्तेमाल है वो है यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, इसका इस्तेमाल। ये अब थोड़ा सा फॉर्मूला भी देख लें, n1 u1 इक्वल टू n2 u2, इसको आप ऐसे याद रखना, n इंटू यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये भी है, ठीक है, n इंटू यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसी को आप एक से दूसरे में जब जाओगे तो क्या लिखोगे, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। अच्छा, यहां से जब आप निकालोगे n2 की वैल्यू, n2 का मतलब समझ में आता है, n2 का मतलब होता है नंबर दूसरे यूनिट में, ठीक। जब निकालोगे तो ये निकल के क्या आएगा, इसको हम थोड़ा सा सोल्व करके आपको बता देते हैं। तो यहां से n2 की वैल्यू निकल के आएगी n1 u1 डिवाइडेड बाई u2, ये निकल के आएगी, यही आएगी ना। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे m1 m2 l2, ये क्या है, ध्यान से देखो,
किसकी वैल्यू है ये यही है u1 बाई u2। यहाँ पे m1 बाई m2, l1 बाई l2, t1 बाई t2, ये डायमेंशनली लिखा गया।